सलाम मेरे अजीज पंखो, जिन भूत स्टोरीज का 16वां हिस्सा लेके मैं आ गई हूँ। तुम लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया था कि स्टोरीज लेके आओ, तो स्टोरीज में ले आई हूँ। तो अब ऐसा करो कि लाइट्स ऑफ कर दो, पॉपकॉर्न्स ले आओ और हम शुरू करते हैं। पहली स्टोरी जो हमें भेजी है, ये कहते हैं जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बात 1930s की है। ये बात मुझे मेरे बाबा ने बताई और उन्हें उनकी अम्मी ने। ये वाकया मेरे दादा के चचा के साथ हुआ था। वो एक स्कूल टीचर थे। उन्हें परिंदे रखने का बहुत शौक था। उनके घर के पीछे उनका एक प्लॉट था जिसमें उन्होंने मुर्गियां और तीतर रखे हुए थे। तीतरों के अंडे में से बच्चे निकले थे। उस प्लॉट के चारों तरफ दीवारें थी और एक दरवाजा था। दरवाजा थोड़ा टूटा हुआ था। एक दिन एक काली बिल्ली किसी तरह उस टूटे हुए दरवाजे के रास्ते उस प्लॉट में घुस गई और तीतर के सारे चूजों को मार दिया। मेरे दादा के चचा का नाम अमजद था, तो अब मैं उन्हीं का नाम लूंगा। जब अमजद साहब आए और उन्होंने देखा कि उनके सारे चूजे मर गए हैं, तो उन्होंने प्लॉट का दरवाजा खोला और बाहर किसी से पूछा तो उन्होंने बताया कि मैंने एक काली बिल्ली को बाहर निकलते हुए देखा है। अमजद साहब ने जब ये सुना तो गुस्से में आ गए, अपनी शॉटगन निकाली और उस बिल्ली को ढूंढा। उन्हें उस प्लॉट के पास ही वो बिल्ली मिल गई थी, तो उन्होंने उस बिल्ली को शूट कर दिया। इसके कुछ दिन बाद ही उनके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होना शुरू हो गई। घर में सुकून ना रहा, बच्चे पैदा होते ही फौत हो जाते। फिर उनकी बीवी फौत हो गई। उन्होंने इसके बाद 2 और शादियां की थी, वो दोनों बीवियां भी फौत हो गईं। उनके घर का सामान अपनी जगह से गायब हो जाता। आपको शायद पता होगा कि पुराने ज़माने में दरवाज़ों के अंदर शीशे लगे होते थे। एक दिन उनके कमरे के दरवाजे के सारे शीशे टूट गए। अब ये बातें उनके लिए आम हो गई थी, उन्हें इनकी आदत हो गई थी। एक दिन वो रात को सोकर उठे तो उनके सारे कपड़े खून से भरे हुए थे। फिर उनके जिस्म पर जख्म आना शुरू हो गए। उन्होंने एक और शादी भी की और उनके 2 बच्चे पैदा हुए। एक दिन वो स्कूल से पढ़ा कर साइकिल पर वापस आ रहे थे तो उन्हें किसी ने आवाज दी। इस वक्त वो एक नाले के पास थे। उस नाले का नाम है नाला 1। उसके आसपास खेत थे। उन्हें एक औरत ने आवाज दी और उनका नाम पुकारा। जब वो उस औरत के पास गए तो उसके चेहरे पर नजर पड़ी तो वो एक बहुत खौफनाक औरत थी। उन्होंने साइकिल को पकड़ा और घर की तरफ दौड़ लगाई। जब वो घर पहुंचे तो उनको बहुत तेज बुखार था और उन्हें खून की उल्टियां हो रही थी। वो 3 दिन के बाद फौत हो गए। उनकी वफात के बाद उनके बच्चे एक पीर के पास गए तो उन्होंने बताया कि उन्होंने एक बेकसूर जिन को मारा था जो कि एक काली बिल्ली के शक्ल में था और ये सब उसी का किया धरा है। यार ये तो मैंने भी सुना है कि पुराने ज़मानों में या शायद अब भी खेतों के अंदर ये चीज़ें होती हैं। मुझे शायद मेरी टीचर ने बताया था कि उन्होंने भी खेत के अंदर ही किसी बड़ी अजीब सी औरत को देखा था और उनके नाम लेके उन्हें बुला रही थी। अगली स्टोरी बहुत चुन्नी सी है। ये कहते हैं कि मेरे नासिर अंकल ने 1994 में न्यू सुजुकी FX नई गाड़ी ली थी। एक दिन उनके एक दोस्त जो लाहौर से मरी जा रहे थे उनकी तरफ एबटाबाद आए और डिनर का प्लान बन गया। सर्दियों की रातें थीं और उस टाइम तो लोग डिनर भी जल्दी करके सो जाते थे। तो अंकल बताते हैं कि अराउंड 6 साढ़े 6 डिनर कर चुके थे वो लोग। 7:30 और 8 के करीब दोस्त ने इजाजत ली और बोला कि मैं निकलता हूँ। उन्होंने जाना मरी PAF बेस पर था। नासिर अंकल ने काफी पुश किया कि रात यहीं रुक जाएं, सुबह चले जाएंगे, पर वो नहीं माने। उनके दोस्त का पहला ट्रिप था तो नासिर अंकल ने बोला कि वो अपनी गाड़ी में जाकर छोड़ के आते हैं। काफी बहस के बाद अंकल छोड़ने निकल गए। वहाँ छोड़ के अराउंड 1 बज चुका था। वापस निकलने लगे अंकल तो वापसी पे रास्ते में मरी और नथिया गली के मोड़ों पे अंकल को एक बाबा नजर आया जो सफेद कपड़े पहने खड़ा लिफ्ट मांग रहा था। अंकल ने सोचा कि कहीं पता नहीं कोई चोर वगैरह होगा, तो अंकल निकल गए। फिर 2-3 मोड़ आगे आए तो फिर वही बाबा दोबारा नजर आया। अंकल को लगा शायद उनका वहम होगा, फिर वो आगे निकल गए। जब दोबारा अगले मोड़ पे मुड़े तो वही बाबा रोड के दरमियान में खड़ा था और हाथ से गाड़ी को रोकने का इशारा कर रहा था। बस अंकल ने कुछ सोचे समझे बगैर गाड़ी को फुल रेस दी और गाड़ी उसके बीच में से गुजार दी। अब बताते हैं कि वहाँ से फिर वो घर कैसे पहुँचे उनको नहीं पता। घर आए तो बस हॉर्न पे हाथ रख दिया। आंटी ने दरवाज़ा खोला तो अंकल बुखार से तप रहे थे। फिर उनको कोई 3-4 दिन बुखार रहा और आंटी कॉन्स्टेंटली उन पे दुआएं और आयतें पढ़ती रहीं। फिर जाके वो ठीक हुए और उन्होंने ये कहानी सुनाई। यार ये वाली कहानी मेरी लास्ट एपिसोड में भी थी, जिनके फादर शायद जापान में होते थे और जापान में उन्होंने एक बच्चा देखा था जो कि स्कूल यूनिफॉर्म में बार बार सड़क के बीच में आ रहा था और उन्होंने भी फुल स्पीड से उस पे गाड़ी चढ़ा दी थी। खैर अगली स्टोरी थोड़ी लंबी है। ये कहते हैं कि ये कहानी पहले मेरी खाला के साथ और फिर मेरी अम्मी के साथ हुई। जब मेरी खाला टीनेजर थी तो उनके ऊपर एक जिन आशिक हो गया था। जब वो कॉलेज से वापस आ रही थी तो उन्होंने हमेशा की तरह अपने बाएं पाँव में पायल पहनी हुई थी। मेरी खाला बताती हैं कि वो रूटीन के मुताबिक ही अपने रोड से घर जा रही थी कि अचानक उन्हें रोना आने लगा और उनका दिल चाहा कि मैं रोड पर किसी गाड़ी के नीचे आ जाऊं या फिर पुल से जंप मार दूं। बट वो जैसे तैसे करके अपने घर पहुंची। फिर उनको बकायदा वो चीज नजर आने लगी। वो बैठी होती थी पूरे पसीने में और वो जिन उनके सामने होता था।
खाला बताती हैं कि वो जिन पूरा काला था, उसकी आंखें आग की तरह होती थीं और बहुत ज़्यादा बदबूदार होता था। मेरे नाना ऑफिस में होते थे और खाला अकेली, क्योंकि मेरी अम्मी की उस वक्त तक शादी हो चुकी थी। एक बार मेरी अम्मी ने भी देखा था जब वो वहाँ पे रहने गई थी, क्योंकि खाला की बहुत तबीयत खराब थी। मेरी अम्मी ने देखा कि कोई काली सी चीज़ खाला के बराबर में लेटी हुई है। उन्होंने लाइट ऑन की तो वो चीज़ गहरी काली होती गई। मेरी अम्मी ये देख के चीखी तो खाला उठ गई और वो चीज़ उनके उठते साथ ही गायब हो गई। खैर, फिर उनका इलाज कराया, दम कराया। खाला ने खुद तिलावत कुरान मामूल बना लिया तो उस चीज़ का असर कम हो गया था। हमारे नाना की डेथ हो गई। फिर उनकी डेथ के बाद खाला हमारे पास आ गई। वो इंतहा की चिड़चिड़ी रहने लगी थी, हर बात में गुस्सा। उनके यहाँ शिफ्ट होते ही हमारे घर में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए। खाला की शादी भी नहीं होती थी। उनका इलाज के लिए मौलवी साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि इसकी शादी बहुत मुश्किल है और जो इसकी शादी की जिम्मेदारी ले रहा है, पहले उसका हिसार करूंगा मैं और उसको भी तावीज़ दूंगा। और जाहिर है मेरी अम्मी ही सरपरस्त थी उनकी। खैर, मेरी खाला की फिर शादी हो गई तो वो अपने घर में खुश थी, लेकिन हमारे घर में सुकून अब बिल्कुल नहीं रहा। मेरी अम्मी की तबीयत खराब होना शुरू हो गई। रात रात भर उनको नींद नहीं आती थी, अजीब ख्वाब आते थे। उनका सोते सोते पाँव मुड़ जाता था। मैं उनको डॉक्टर के पास लेके गई कि कैल्शियम वगैरह की कमी हो गई होगी, लेकिन जब टेस्ट वगैरह करवाए तो वो बिल्कुल क्लियर थे। अम्मी को दर्द भी नहीं होता था सिवाय रात के। उनको ऐसा फील होता था कि किसी ने उनकी रीढ़ की हड्डी पकड़ी हुई है। फिर हमने अम्मी का इलाज करवाया। वो बहुत चिड़चिड़ी रहने लगी थी। उनको अपने आस पास किसी की प्रेजेंस फील होती थी। खैर, हमने इलाज करवाया तो उनमें बेहतरी आ गई। खाला की शादी को उस वक्त सिर्फ 10 महीने ही गुजरे थे कि उनके शौहर का इंतकाल हो गया और वो फिर हमारे पास आ गई। उनकी बेटी पैदा हुई। फिर खाला ने खुद बोला कि वो एक अलग घर में रहना चाहती हैं। हमारे अपने घर से 2 गली छोड़ के उनको एक घर रेंट पर हमने दिलवा दिया। मुझे अच्छे से याद है कि खाला की बेटी बहुत छोटी थी, उसको तेज बुखार था। मैं उनके घर रुकने गई थी। मैंने ख्वाब में देखा कि एक आदमी नॉर्मल सा था, उसके बाल बॉब कट थे और ब्राउन शलवार कमीज में था, लेकिन उसका मुंह काला था जैसे कि उसने खुद पेंट किया हो। वो कमरे में तेजी से आया। उसने मुझसे बोला कि ये बच्ची मनहूस है और मुझे थप्पड़ मारा। मेरी फौरन ही आंख खुल गई। फिर मैं सो नहीं पाई। सुबह उठते ही मैंने खाला को बताया तो वो बहुत डर गई और उसको दम करवाने ले गई। ये बात 2016 की है। मेरी खाला को अब 1.5 साल पहले कैंसर डायग्नोज हुआ है और उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, लेकिन कुछ ना कुछ उनके इलाज में रुकावट आती ही रहती है। उनके बचने के सिर्फ 60% चांसेस हैं। अभी 2020 के रमजान की बात है। मैं और मेरी बहन रात में जाग रहे थे सहरी के लिए। ऊपर फ्लोर पर हमारा और अम्मी का कमरा है और नीचे भाई लोगों का। हमारे रूम की विंडो बाहर सहन में खुलती है। उससे नजर आता है कि सीढ़ियां चढ़ के कोई ऊपर जा रहा है। उस रात मेरी बहन ने देखा कि कोई ऊपर आया है और अम्मा के कमरे में गया है, तो उसने बोला कि भाई अम्मा सो रही हैं, उनके कमरे में ना जाओ। तो कोई जवाब नहीं आया। मैं उठ के गई अम्मी के कमरे में तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने बाथरूम में देखा, गैलरी में देखा, वहाँ कोई नहीं था। हम दोनों नीचे गए और मेरे भाइयों से पूछा तो वो कहते हैं कि कोई भी ऊपर नहीं आया था। बस उस दिन का दिन है। रमजान को 4 माह गुजर गए हैं और इस दौरान इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं। मेरी अम्मी ये कहने लगी, यहाँ तो मुझे डिवोर्स दे दो या फिर मुझे जहर खाने दो। हम सबको घर में अजीब ख्वाब आते हैं। अभी बकरीद की बात है कि मैं सोने के लिए लेटी, सो गई तो ख्वाब में देखा कि मेरे कमरे के दरवाजे पर, जो कि गैलरी में खुलता है, वहाँ अबाई में एक औरत खड़ी है जो सीधा मेरे कमरे से निकल के घूम कर अम्मी के कमरे गई है। मैंने सिर्फ इतना देखा और मेरी छोटी बहन ने मुझे उठा दिया कि आप ही साइड में होकर लेटो। मैंने पूछा कि क्या टाइम हो रहा है, तो उसने बोला कि 3:10। और जब मैं सोने से पहले अपना मोबाइल ऑफ किया था तो उस वक्त 3:07 हो रहे थे। मेरी अम्मी ने मौलवी साहब से पूछवाया तो उन्होंने बताया कि आप पर किसी ने सिफली करवाई है और आप पे कोई चीज भी हावी है काफी साल से, और आपके घर को नजरे बद है बहुत बुरी, एक आदमी और एक औरत की। यार ये तो बात है कि बुरी नजर जो होती है ना, वो तो भाई हंसते हंसते घर उजाड़ देती है। आई होप कि आपका ये मसला बहुत जल्दी ठीक हो जाए। इस एपिसोड की आखिरी कहानी भी काफी लंबी है। मेरे साथ कुछ ऐसे वाकयात पेश आए हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा घर खानेवाल के एक नवाही गाँव में है। बचपन से ही हम अपने घर में कोई चीज महसूस करते थे, लेकिन इस चीज ने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हम अक्सर घर के सहन में बैठे होते थे तो कमरे के दरवाजों के बजने की आवाजें आती थी, जैसे कोई खटखटा रहा हो। एक दिन अब्बू अपने कमरे में सो रहे थे, अम्मी लाउंज में टीवी देख रही थी। मैं नहाने के लिए जाने वाली थी कि मुझे महसूस हुआ कि कोई अब्बू के कमरे का दरवाजा बजा रहा है। मैं रुक गई और सोचने लगी कि घर में मेरे अब्बू और अम्मी के अलावा और कोई है नहीं, तो ये दरवाजा कौन बजा रहा है। इतने में अब्बू की ऊंची आवाज आई कि दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। लेकिन दरवाजा मुसलसल बजे जा रहा था। मैं अब्बू के कमरे की तरफ दौड़ी। इतने में अब्बू भी कमरे से बाहर आ गए और मेरी तरफ देखकर कहने लगे, दरवाजा तुम खटखटा रही थी। मैंने कहा नहीं, मैं तो खुद आवाज सुनकर इधर आई हूँ। वो समझ गए और कहते कि अच्छा चलो कोई बात नहीं। इसी तरह मेरी कुछ फ्रेंड्स मेरे घर आई हुई थी। वो सहन में बैठी थी, सामने किचन था। किचन में कोई नहीं था। हम सब बाहर बैठे थे कि किसी ने किचन का दरवाजा जोर से पीट दिया। हम सब चौंक गए। मेरी फ्रेंड्स को समझने में 2 मिनट लगे और वो डर के मारे घर भाग गई। इसी तरह छोटे छोटे वाकयात होते रहते थे। मेरी दादी अम्मा अक्सर
अक्सर बताती हैं कि सुबह अज़ान के वक्त कोई उनके सर पे हल्का सा थप्पड़ मारता है, लेकिन हम में से कोई भी यकीन नहीं करता था और हम यही कहते थे कि दादी अम्मा का वहम है। एक दिन कुछ मेहमान आ गए तो मुझे दादी अम्मा के कमरे में सोना पड़ गया। उनके कमरे में 2 पलंग थे। मैं दादी अम्मा के पलंग पर सो गई और वो दूसरे वाले पे। मेरी आंख अजान की आवाज से खुली। मुख्तलिफ मस्जिदों से अजान की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैं कच्ची पक्की नींद में थी और जहन में यही चल रहा था कि मैं अभी थोड़ी देर में उठती हूँ। थोड़ी देर हुई थी कि किसी ने मेरे सर के दाईं तरफ हल्का सा थप्पड़ लगाया। मुझे अभी भी वो थप्पड़ और वो हाथ याद है। ऐसा लग रहा था कि हाथ की 4 उंगलियां सर पर लगी हों। थप्पड़ लगने से महसूस होता था कि हाथ और उंगलियां लंबे हैं। मैं डर गई और दादी अम्मा की बात याद आई। दादी अम्मा को उठाया, अम्मी को उठाकर बताया। दादी अम्मा ने कहा, अब तो मेरी बात पर यकीन करोगे। कुछ वक्त गुजरा, सर्दियां शुरू हो गई। मैं और अम्मी अलग कमरे में सोए हुए थे। अब्बू बरामदे में सोते थे और दादी अम्मा अपने कमरे में सोई हुई थी। एक रात मैं और अम्मी सो रहे थे। मेरी बेड के साथ कपड़ों की अलमारी थी। आधी रात को अलमारी से आवाजें आना शुरू हो गई, जैसे कोई अलमारी पर वजनी चीज रगड़ रहा हो। शोर से मेरी और अम्मी की आंख खुल गई। मैंने अम्मी से कहा कि ये किस चीज की आवाज है। अम्मी ने कहा, हो सकता है कि कमरे में फिर कोई चूहा घुस आया हो। जैसे ही मैंने अम्मी को पुकारा, वो आवाज आना बंद हो गई। दूसरे दिन सुबह मेरे कॉलेज से वापसी पर अम्मी ने बताया कि जैसे ही आवाज आना बंद हुई, उसके कोई 15 मिनट बाद मुझे अपनी टांगों पर वजन महसूस हुआ। पहले तो मैं वहम समझा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वजन बढ़ता गया और ऐसे लगा कि टांगे टूट जाएंगी। मेरे मुंह से खुद ब खुद ही कलमा वगैरह निकलना शुरू हुआ। जैसे ही मैंने जिक्र करना शुरू किया तो वो वजन हट गया। दूसरे दिन मैं और अम्मी फिर इसी कमरे में सो रहे थे। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई रबड़ की गेंद से खेल रहा हो। फर्श पर गेंद उछलने की आवाज से मेरी आंख खुल गई। मैं उठ के बैठी और अम्मी ने कहा कि मुझे डर लग रहा है। अम्मी नींद में थी। उन्होंने कहा कि वहम होगा तुम्हारा, सो जाओ। उनकी बात मानते हुए मैं सो गई, लेकिन थोड़ी ही देर बाद मुझे अपनी टांगों पर वजन महसूस हुआ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अम्मी ने बताया था। वजन बढ़ता गया और मुझे लगा जैसे मेरी टांगे ही टूट जाएंगी। मुश्किल से मैंने हाथ पांव मारे। ऐसा करने से वो वजन हट गया। मैंने विर्द करना शुरू किया और अम्मी को जगाया कि मुझे डर लग रहा है। अम्मी ने कहा कि लाइट ऑन कर लो और सो जाओ। मैंने ऐसा ही किया। इस बात को भी 3 माह गुजरे होंगे कि मैं और अम्मी कमरे में टीवी देख रहे थे। अब्बू और दादी अम्मा घर से बाहर थे। टीवी का वॉल्यूम कम था। अचानक हमें महसूस हुआ जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। हमने समझा गली में मुख्तलिफ बच्चे खेल रहे हैं, हो सकता है उन्हीं में से कोई रो रहा होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज बढ़ती गई। हमने फिर भी गौर नहीं किया, यही समझा कि बच्चे गली में खेल रहे होंगे। कोई 3 मिनट बाद वो आवाज एक मर्द के रोने में बदल गई। अब जब हमने गौर किया तो वो आवाज साथ वाले कमरे से आ रही थी। अभी हम कुछ समझते वो आवाज बहुत ऊंची हो गई और भारी, जैसे कोई मर्द धाड़े मार मार के रो रहा हो। ऐसा लगा जैसे कान के पर्दे फट जाएंगे। मैं और अम्मी कमरे की तरफ दौड़े क्योंकि उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। कमरे तक पहुंचते वो आवाज गायब हो गई। हमने सारा कमरा देख लिया, वहाँ कोई नहीं था। जब आवाज बहाल हुए तो मैंने दोस्त को कॉल की, उसको सब बताया। उसने कहा कि विर्द वगैरह और कुरानी आयतें पढ़ो, थोड़ी देर तक इस कमरे में मत जाओ। अबू आए तो हमने उनको बताया। उन्होंने कहा कि हमें कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, तो खामखा इसको छेड़ने का कोई फायदा नहीं है, बस खामोश रहो और इसका जिक्र किसी से भी करने की कोई जरूरत नहीं। हमारा डर काफी हद तक कम हो गया था क्योंकि हमें यह एहसास हो गया था कि ये जो कोई भी है हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहा। इस वाकये के बाद 1 साल बाद 2018 में अबू की डेथ हो गई और अबू की डेथ के साथ ही जो छोटे मोटे वाकयात होते थे वो रुक गए। अब बिल्कुल हमारा घर क्लियर है, कोई भी एहसास नहीं होता। यहाँ ये बताती चलूं कि हमने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा, सब महसूस किया है, आवाजें सुनी है, पर किसी को देखा नहीं है। ये तो अच्छा हो गया कि आपने किसी को देखा नहीं है। मतलब जो आप सुन रहे हैं, जो आवाजें, रोना धोना, वो इनफ होता है किसी इंसान को पागल कर देने के लिए। आई होप आपके साथ अब सब कुछ ठीक है और ऐसा दोबारा आपके साथ कभी फिर ना हो। आज की थी जी सारी 4 स्टोरीज। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी स्टोरी है जो तुम बताना चाहते हो, जो तुम्हारी आप बीती है, जो तुम पे गुजरी है, जो तुमने देखी है, अगर तुम्हारे पास कोई तस्वीर है, कोई वीडियो है, तो मुझे तुम इस ईमेल पे सेंड करो। और प्लीज स्टोरीज इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। अब स्टोरीज मुझे ऐसी भी आती हैं कि मैं लेटा हुआ था और मेरे कमरे का पर्दा हिला और मैं डर गया। अब इस स्टोरी को मैं अपनी वीडियो में ऐड नहीं कर सकती, तो प्लीज इंटरेस्टिंग स्टोरीज भेजा करें, उसको शेयर करने में मुझे मजा भी आए। और आज के लिए बस इतना ही था। मेरा वीडियो ये रही, यहाँ देखो सब्सक्राइब यहाँ करो। मेरा दूसरा चैनल है गोल रोटी, उसको भी सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो कौन सी होनी चाहिए मुझे भी बताओ और मैं मिलती हूँ तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।